साथियों, सर्दियों ने अभी दस्तक दी ही थी। पूरे परिसर में सुरक्षा का खासा इंतजाम था, क्योंकि आज एक विशेष मुलाकात तय थी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने आ रही थी। ये कोई औपचारिक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बैठक नहीं थी। सरकार के कैलेंडर में इसका उल्लेख नहीं था। यह मुलाकात कहीं गहरे, भावनात्मक और वैचारिक स्तर पर होनी थी। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस चर्चा का मुख्य विषय था देश में चल रही चुनावी प्रक्रिया पर संदेह, ईवीएम की पारदर्शिता और बहुजन विचारधारा को नए युग में पुनः कैसे स्थापित किया जाए। राष्ट्रपति भवन की विशाल संगमरमर की दीवारों के बीच में एक शांत कमरा सजा था। चांदनी रंग का सोफा सेट, बीच में शीशे की गोल टेबल और टेबल पर रखा कांच का गुलदस्ता जिसमें सफेद लिली की कलियां सजी थीं। ठीक उसी समय दरवाजे के पास की घंटी बजी। मायावती जी आ गई हैं? सहायक ने धीमे स्वर में कहा। द्रौपदी मुर्मू ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ ही क्षणों में नीले रंग की साड़ी में लिपटी मायावती भीतर आईं। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी दृढ़ता थी, जैसे वर्षों का संघर्ष अब भी उनकी रगों में बह रहा हो। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, महामहिम, मायावती ने कहा। बहन जी, प्रसन्नता तो मुझे है। समाज की भलाई के विषय पर आपके साथ चर्चा करना मेरे लिए सम्मान की बात है, राष्ट्रपति ने उत्तर दिया। दोनों बैठ गईं और थोड़ी औपचारिक बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे माहौल सहज होता चला गया। फिर मायावती ने सीधे मुद्दे पर आना उचित समझा। महामहिम, देश का लोकतंत्र अब वैसा नहीं रहा जैसा बाबा साहब ने देखा था। चुनाव अब विचारों का नहीं, मशीनों और प्रबंधन का खेल बन गए हैं। ईवीएम पर जनता का भरोसा कमजोर हुआ है। जब जनता भरोसा खो देती है तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने उनका ध्यानपूर्वक कहा सुना। कुछ पल के मौन के बाद बोली, आपकी चिंता उचित है, लेकिन हमें समाधान ढूंढना होगा, विरोध नहीं। अगर प्रणाली त्रुटिपूर्ण है तो सुधार की राह सोचनी होगी। मैं भी चाहती हूं कि जो वोट पड़े वही गिने जाएं। हर नागरिक का विश्वास सर्वोपरि है। मायावती ने गहराई से सांस ली। बहुजन समाज ने जो संघर्ष किया है वह कोई एक दिन की बात नहीं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, लेकिन उन्हें बचाने की लड़ाई अब और कठिन हो गई है। आपके राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज को एक उम्मीद मिली है, और अगर हम दोनों विचारों की यह आवाज साथ रखें तो शायद फिर से एक नया स्वाभिमान जन्म ले। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बगीचे में मोर की आवाज सुनाई दी। ज्यों ही वह आवाज थमी, राष्ट्रपति ने एक गहरी कहानी शुरू की। आप जानती हैं, जब मैं छोटी थी तो झारखंड के गांव में बिजली तक नहीं थी। रातों को मां दीपक की लौ के सहारे हमें कहानी सुनाया करती थी। एक ऐसी चिड़िया की कहानी जो अपने पंख कट जाने के बाद भी उड़ने का सपना देखती थी। वह कहती थी, जिस दिन तू अपने भीतर के पंख पहचान लेगी, उस दिन कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। शायद आज मैं उसी चिड़िया का रूप हूं, मायावती ने सुनते हुए कहा। और मैं उस पेड़ का रूप हूं जिसके नीचे वह चिड़िया उड़ना सीखती है। पेड़ भी उड़ता नहीं, मगर उसे उड़ना सिखाता है। दोनों हंस पड़ी। यह हंसी राजनैतिक नहीं, मानवीय थी। उस पल में दो पथिकों की आत्माएं एक समान उद्देश्य के लिए एकत्र हुईं। बातचीत अब और गहराई में गई। ईवीएम की तकनीकी खामियां, पारदर्शिता, बूथ स्तरीय निगरानी, बहुजन समाज की राजनीतिक सोच और समाज में बढ़ती असमानता, सब मुद्दे उठे। लेकिन जब चर्चा बहुजन विचारधारा को कैसे बचाया जाए पर आई, कमरे की हवा बदल गई। बहन जी, विचारधारा तब तक जिंदा रहती है जब तक उसके वाहक जीवित रहते हैं, राष्ट्रपति बोली। लेकिन आज के युवा को हमारी विचारधारा सिर्फ नारे के रूप में दिखती है। हमें उसे जीवन में ढालने की जिम्मेदारी लेनी होगी। गांवों में शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक एकता को कैसे जोड़ें, यही असली चुनौती है। मायावती धीरे धीरे सोच में डूब गई। मेरे पिता अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी झुकना नहीं सिखाया। इसी ताकत से मैंने राजनीति सीखी। पर अब राजनीति का स्वरूप बदल गया है। अब यह विचारधारा का मंच नहीं रहा, यह प्रबंधन का अखाड़ा बन गया है। अगर बहुजन समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें फिर से जनता के बीच जाना होगा। उन्हें यह याद दिलाना होगा कि आत्मसम्मान हमारी धरोहर है। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक कल्पनात्मक योजना बनाई, लोक न्याय अभियान। इस अभियान का उद्देश्य था ग्रामीण भारत में बहुजन चेतना फैलाना, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग सिखाना और जनता को मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए प्रशिक्षित करना। राष्ट्रपति ने कहा, हम सरकारी ढांचे में रहते हुए गलतियों को सुधार सकते हैं,
और आप सामाजिक स्तर पर जनजागरण का काम कर सकती हैं। अगर दोनों दिशा से प्रयास हों तो रुझान बदल सकता है। उस रात का समय बीतता चला गया। राष्ट्रपति भवन की घड़ी ने जब 12 बजने का संकेत दिया, तब भी बातचीत चल रही थी। बाहर ठंडी हवा तेज हो गई थी। खिड़कियों के पार इंडिया गेट की रोशनी दूर झिलमिला रही थी। फिर राष्ट्रपति ने धीरे से पूछा, क्या आपको याद है बहन जी, बाबा साहब का वह वाक्य, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो? क्या आज भी वो 3 शब्द उतने ही प्रासंगिक हैं? मायावती ने कहा, वो 3 शब्द आज शायद और भी ज्यादा जरूरी हैं। हमने अधिकार पाए, लेकिन शिक्षा में, संगठन में और संघर्ष में हमारी कमजोरी रह गई। हमें अब सिर्फ धरना और नारे नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था के भीतर बदलाव चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने अपने कप में बची ठंडी चाय की ओर देखा और सोच में डूब गईं। उन्हें लगा जैसे यह चाय उस सर्द हवा जैसी है, कड़वी लेकिन सच्ची। मायावती उठकर खिड़की के पास चली गईं। बाहर दिल्ली की रात जगमगा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह शहर चमकता है, मगर इसकी गलियों में अंधेरा अब भी है। वही अंधेरा जो हर उस बच्चे के भीतर है जिसे कोई सपना देखने से रोका जाता है। मैं चाहती हूं कि एक दिन यह अंधेरा मिटे। राष्ट्रपति पास आईं और बोली, और मैं चाहती हूं कि वह सपना पूरा हो। जब किसी दलित या आदिवासी युवती को यह विश्वास हो जाएगा कि उसकी आवाज मायने रखती है, तभी सच्चा लोकतंत्र होगा। दोनों ने हाथ मिलाया। यह हाथ मिलाना किसी राजनीतिक गठबंधन का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक युग की शुरुआत का संकेत था। एक ऐसी मुलाकात हो रही थी जो इतिहास के पन्नों में शायद कभी दर्ज न होती, लेकिन उसकी गहराई और प्रभाव उन दो महिलाओं के जीवन में हमेशा के लिए बस गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनकी आंखों में आदिवासी जंगलों की शांत गहराई झलकती थी, और मायावती, जिनकी आवाज में उत्तर प्रदेश की मिट्टी की मजबूती और बहुजन समाज की संघर्ष की गूंज थी, दोनों एक निजी कक्ष में आमने सामने बैठी थीं। यह मुलाकात कोई आधिकारिक नहीं थी, बल्कि एक अनौपचारिक आमंत्रण पर आधारित थी, जो मायावती ने राष्ट्रपति को भेजा था। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अंदर की हवा में राजनीतिक तनाव और व्यक्तिगत अनुभवों की गर्माहट थी। बहन, क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ हम जैसे लोग ही समझ सकते हैं। हम दोनों ने जीवन में संघर्ष देखा है और आज लोकतंत्र की नींव हिल रही है। मुर्मू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनकी आंखें थोड़ी नम हो गईं, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। वे जानती थीं कि यह मुलाकात ईवीएम की गड़बड़ियों पर केंद्रित होगी, जो हाल के चुनावों में विवाद का विषय बनी हुई थी। मायावती ने अपनी बात आगे बढ़ाई। पिछले चुनावों में ईवीएम में जो गड़बड़ियां हुईं, वे कोई संयोग नहीं थीं। मैंने खुद देखा है कैसे वोटों की गिनती में हेरफेर हुआ। मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट दी कि कई जगहों पर मशीनें अचानक बंद हो गईं, और जब चालू हुईं तो वोट हमारे पक्ष में नहीं थे। क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है? मुर्मू ने गहरी सांस ली। वे खुद आदिवासी 100 इलाकों से आई थीं, जहां चुनावी प्रक्रिया हमेशा चुनौतीपूर्ण रही थी। बहन मायावती, मैं आपकी बात से सहमत हूं। राष्ट्रपति के रूप में मैंने कई रिपोर्ट्स देखी हैं। ईवीएम की तकनीकी खामियां तो हैं ही, लेकिन इससे ज्यादा चिंता की बात है कि इनका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। ओडिशा के मेरे गांव में भी ऐसी शिकायतें आईं, जहां आदिवासी वोटरों के वोट गायब हो गए। हमें इस पर गहन चर्चा करनी चाहिए। दोनों महिलाओं ने अगले घंटे ईवीएम की गड़बड़ियों पर विस्तार से बात की। मायावती ने बताया कि कैसे 2019 के चुनावों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईवीएम में बैटरी की समस्या आई और वोटों की गिनती में असंगति पाई गई। एक बार लखनऊ में हमारे कार्यकर्ता ने देखा कि मशीन पर दबाया गया बटन कुछ और ही रिकॉर्ड कर रहा था। हमने चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सिर्फ तकनीकी फेलियर नहीं, बल्कि सिस्टमेटिक हेरफेर है। मुर्मू ने अपनी ओर से जोड़ा, मैंने राष्ट्रपति बनने से पहले ओडिशा में देखा कि आदिवासी इलाकों में ईवीएम की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। लोग डरते हैं कि मशीन उनके वोट चुरा लेगी। हमें चिप बेस्ड सिस्टम की जगह बैलेट पेपर पर वापस लौटना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। चर्चा गहराती गई। मायावती ने कहा, यह गड़बड़ी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज को दबाने के लिए है। बहुजन विचारधारा, जो डॉक्टर आंबेडकर की देन है, वह दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाती है। लेकिन ईवीएम की आड़ में वोट चुराकर इसे कमजोर किया जा रहा है। मुर्मू ने सहमति जताई। हां बहन, मेरी खुद की जड़ें आदिवासी समाज में हैं, जो बहुजन का हिस्सा है।
हमें इस विचारधारा को बढ़ाना और बचाना होगा, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। मैंने राष्ट्रपति बनकर दिखाया कि आदिवासी महिला भी शीर्ष पर पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए सिस्टम को सुधारना जरूरी है। वे दोनों बहुजन विचारधारा पर घंटों बात करती रहीं। मायावती ने अपनी पार्टी बसपा की स्थापना की कहानी सुनाई, कैसे कांशीराम जी के साथ मिलकर उन्होंने बहुजन समाज को संगठित किया। बहुजन विचारधारा सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है। हमें इसे बचाने के लिए युवाओं को जोड़ना होगा, उन्हें बताना होगा कि ईवीएम जैसी गड़बड़ियां कैसे उनके अधिकार छीन रही हैं। मुर्मू ने कहा, मैं आपसे सहमत हूं। ओडिशा में आदिवासी बहुजन हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जाती है। हमें संवैधानिक तरीकों से लड़ना होगा, संसद में बहस करानी होगी। फिर बात उनकी व्यक्तिगत जीवन की ओर मुड़ी। मायावती ने कहा, महामहिम, अब हम अपनी आप बीती सुनाते हैं। मैं पहले शुरू करती हूं। और उन्होंने अपनी काल्पनिक लेकिन विस्तृत कहानी शुरू की, जो उनके वास्तविक जीवन से प्रेरित थी, लेकिन कल्पना से बुनी गई थी। मायावती की आप बीती। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जहां दलित परिवारों को ऊंची जातियों के कुओं से पानी नहीं मिलता था। मेरे पिता एक मजदूर थे, जो दिन रात खेतों में काम करते, लेकिन शाम को घर लौटते तो थकान से चूर। मां घर संभालती, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक सपना रहता कि उनकी बेटी पढ़े लिखे और समाज में नाम कमाए। मैं बचपन से ही जिद्दी थी। स्कूल जाना मेरे लिए लड़ाई थी, क्योंकि गांव के लड़के ताने मारते, दलित की बेटी पढ़कर क्या करेगी। लेकिन मैं नहीं रुकी। एक दिन जब मैं 10 साल की थी, गांव में एक सभा हुई। वहां आम्बेडकर की किताब पढ़ी गई। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं कि शिक्षा ही हथियार है। मैंने ठान लिया कि मैं वकील बनूंगी। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी भेदभाव। प्रोफेसर कहते, तुम्हारी जाति के लिए आरक्षण है, लेकिन मेरिट नहीं। मैंने मेहनत की और वकील बनी, लेकिन राजनीति में कदम रखा जब कांशीराम जी से मिली। वे बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे। मैंने उनके साथ काम शुरू किया। पहला चुनाव लड़ा, हार गई, लेकिन सीखा कि ईवीएम जैसी मशीनें कैसे खेल खेलती हैं। एक बार चुनाव के दौरान हमारे वोटरों को डराया गया, लेकिन हम लड़े। मुख्यमंत्री बनी तो दलितों के लिए स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले, लेकिन विरोधी हमेशा साजिश रचते। एक काल्पनिक घटना याद है। एक रात जब मैं लखनऊ में थी, अचानक खबर आई कि ईवीएम में हैकिंग हुई है। मैंने खुद जाकर जांच की और पाया कि कुछ अधिकारी मिले हुए थे। मैंने उन्हें सस्पेंड किया और बहुजन समाज को मजबूत किया। मेरी जिंदगी संघर्ष की है, लेकिन मैं कभी नहीं झुकी। आज भी बहुजन विचारधारा को बचाने के लिए लड़ रही हूं। मायावती की कहानी सुनकर मुर्मू की आंखें चमक उठी। बहन, आपकी कहानी प्रेरणादायक है। अब मैं अपनी आप बीती सुनाती हूं। और उन्होंने अपनी काल्पनिक कहानी शुरू की। द्रौपदी मुर्मू की आप बीती। मैं ओडिशा के एक दूरदराज आदिवासी गांव में पैदा हुई थी, जहां जंगल हमारे घर थे और नदियां हमारी जीवन रेखा। मेरे पिता एक किसान थे, जो जंगलों से लकड़ी लाते और बेचते। मां घर में चूल्हा जलाती, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा आदिवासी इतिहास की होती। कैसे हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिशों से लड़ा। मैं बचपन में जंगल में खेलती, लेकिन स्कूल जाना मुश्किल था। गांव में स्कूल था, लेकिन टीचर कभी नहीं आते। एक दिन जब मैं 8 साल की थी, एक मिशनरी स्कूल की टीचर आई। उन्होंने मुझे पढ़ाया और मैंने ठान लिया कि मैं टीचर बनूंगी। स्कूल पूरा किया, फिर कॉलेज, लेकिन आदिवासी होने के कारण ताने मिलते। जंगली लड़की क्या पढ़ेगी। मैंने नहीं मानी, टीचर बनी और बच्चों को पढ़ाया। लेकिन जीवन में त्रासदी आई। मेरे पति की मौत हो गई और 2 बेटों को खो दिया। दर्द इतना था कि मैं टूट गई, लेकिन आदिवासी संस्कृति ने मुझे मजबूत किया। राजनीति में आई जब भाजपा ने मुझे टिकट दिया। पहला चुनाव जीता, विधायक बनी, फिर मंत्री। लेकिन ईवीएम की गड़बड़ी मैंने खुद देखी। एक चुनाव में हमारे इलाके में मशीनें खराब हो गईं और वोट आदिवासियों के खिलाफ गए। मैंने विरोध किया और जांच कराई। राष्ट्रपति बनने का सफर कठिन था। विरोधी कहते, आदिवासी महिला कैसे राष्ट्रपति बनेगी, लेकिन मैं बनी। आज बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम कर रही हूं। आदिवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य। मेरी जिंदगी दर्द और जीत की है। दोनों की कहानियां सुनकर वे एक दूसरे को गले लगा ली। मुलाकात खत्म हुई, लेकिन उनके दिल में एक नया संकल्प जागा, लोकतंत्र को बचाने का। लेकिन यह मुलाकात इतनी सरल नहीं थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों ने अपनी कहानियों को और विस्तार से साझा किया।
मायावती ने अपनी बचपन की उन घटनाओं का जिक्र किया जो उन्हें राजनीति की ओर ले गईं। उन्होंने बताया कि कैसे उनके गांव में जातिगत भेदभाव इतना गहरा था कि दलित बच्चों को स्कूल के मैदान में अलग बैठाया जाता था। एक दिन स्कूल में खेलते समय एक ऊंची जाति का लड़का मुझे धक्का देकर गिरा दिया और बोला, तुम्हारी जगह यहां नहीं है। उस दिन मैंने रोते हुए घर आई, लेकिन मेरे पिता ने कहा, बेटी, रोना नहीं लड़ना सीखो। उसी दिन से मैंने संघर्ष की शुरुआत की, किताबें पढ़ी, आंबेडकर जी के विचारों को अपनाया। कॉलेज में जब मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो मुझे धमकियां मिली, लेकिन मैं जीती। वह जीत मेरी पहली राजनीतिक सफलता थी। मुर्मू ने भी अपनी कहानी में गहराई जोड़ी। मेरा गांव इतना दूरस्थ था कि बरसात में रास्ते बंद हो जाते थे। स्कूल जाने के लिए मुझे नदी पार करनी पड़ती थी। एक बार बाढ़ आई और मैं बहते बहते बची, लेकिन उस घटना ने मुझे मजबूत बनाया। मिशनरी टीचर ने मुझे न केवल पढ़ाया बल्कि बताया कि आदिवासी संस्कृति में कितनी ताकत है। हमारी परंपराएं, हमारे गीत, सब में संघर्ष की कहानियां हैं। जब मैं टीचर बनी तो मैंने आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाया ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। राजनीति में आने से पहले मैंने सामाजिक कार्य किया, गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए, महिलाओं को सशक्त बनाया। लेकिन जब पति और बेटों की मौत हुई तो लगा सब खत्म हो गया। फिर भी मैंने खुद को संभाला और राजनीति में कदम रखा। पहली विधानसभा सीट जीतने पर विरोधी पार्टियां मुझे जंगली कहकर मजाक उड़ाती थीं, लेकिन मैंने साबित किया कि आदिवासी आवाज भी मायने रखती है। ईवीएम पर चर्चा और गहराई में चली गई। मायावती ने विशिष्ट उदाहरण दिए। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कई बूथों पर ईवीएम की लाइट अचानक बदल जाती थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने वीडियो रिकॉर्ड किए, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें मान्यता नहीं दी। क्या यह संयोग था कि ज्यादातर ऐसी घटनाएं दलित बहुल इलाकों में हुईं? मैंने संसद में मुद्दा उठाया, लेकिन बहुमत की वजह से दब गया। ईवीएम में चिप होती है जो हैक की जा सकती है। विदेशों में कई देश बैलेट पेपर पर लौट आए हैं, हम क्यों नहीं? मुर्मू ने सहमति में सिर हिलाया। ओडिशा में 2024 के चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में ईवीएम की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी। वोटरों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। रिपोर्ट्स आईं कि कुछ मशीनों में वोट काउंट गलत था। राष्ट्रपति के रूप में मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की, लेकिन वे तकनीकी कारण बताते हैं। हमें एक स्वतंत्र जांच समिति बनानी चाहिए जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हों। पारदर्शिता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। बहुजन विचारधारा पर बात करते हुए दोनों ने भविष्य की योजनाएं बनाई। मायावती ने कहा, बहुजन समाज को संगठित करने के लिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। युवा सोशल मीडिया पर हैं, वहां आंबेडकर जी के विचार फैलाएं, लेकिन ईवीएम की समस्या सुलझाए बिना चुनावी जीत मुश्किल है। हमें एक राष्ट्रीय अभियान चलाना चाहिए, वोट की रक्षा अभियान। मुर्मू ने जोड़ा, हाँ, और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा पर फोकस। मैंने राष्ट्रपति भवन से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जहां आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। हम मिलकर एक संयुक्त सेमिनार आयोजित कर सकते हैं जहां बहुजन नेता एक मंच पर आएं, लेकिन यह सब गोपनीय रहे क्योंकि राजनीतिक विरोधी इसे गलत तरीके से पेश करेंगे। रात के 2 बजे तक बात चलती रही। कमरे में चाय के कप ठंडे हो चुके थे, लेकिन उत्साह गर्म था। मायावती ने अपनी पार्टी के अनुभव साझा की। बसपा की स्थापना 1984 में हुई, जब कांशीराम जी ने कहा कि बहुजन को अपनी पार्टी चाहिए। हमने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को एकजुट किया। 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन ईवीएम की वजह से बाद के चुनावों में नुकसान हुआ। हमें वोटर शिक्षा पर काम करना होगा। लोगों को बताएं कि ईवीएम कैसे चेक करें, कैसे शिकायत दर्ज करें। मुर्मू ने अपनी राजनीतिक यात्रा का वर्णन किया। मैंने 2000 में पहला चुनाव लड़ा, आदिवासी सीट से जीती। मंत्री बनकर आदिवासी कल्याण पर काम किया, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, पूरे बहुजन समाज की जीत है। अब हमें महिलाओं को आगे लाना होगा। दलित और आदिवासी महिलाओं को राजनीति में स्थान दें। दोनों ने अपनी कहानियों में और डिटेल्स जोड़ी। मायावती ने बताया, एक बार मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने एक दलित गांव का दौरा किया। वहां एक लड़की ने कहा, दीदी, मैं आप जैसी बनना चाहती हूं। मैंने उसे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। आज वह आईएएस है। ऐसे उदाहरण बहुजन विचारधारा को जिंदा रखते हैं। मुर्मू ने कहा, मेरे गांव में एक आदिवासी लड़के को पुलिस ने फर्जी केस में फंसाया।